चुड़ैल बहनों की चाय की दुकान। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहीं बस अड्डे पर एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी, जहां दो बहनें चाय बना रही थी। तभी कानपुर की बस में आए हुए चार दोस्त बस से उतरते ही आपस में बात करने लगते हैं। अरे यार, शुक्र है हम लोग बस से उतरे तो सही। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया आज बस में। अरे जो भी बोलो, मैं तो पूरे रास्ते सोता हुआ आया हूँ। मैंने तो पूरा आराम लिया। अरे वो देखो, सामने एक चाय की दुकान है, चलो ना वहां चलकर चाय पीते हैं। लेकिन भाई लोगों, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जो पैसे हैं उनमें हम लोग सिर्फ घर ही पर पहुंच पाएंगे। अरे यार, अब क्या करें, मुझे तो चाय पीनी है। अरे देख तो सही, वहां पर दो लड़कियां हैं और उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अपन लोग चाय पीने के बाद चुपचाप निकल लेंगे। वैसे भी लड़की हमें क्या ही बोलेंगी, अगर कुछ बोलेंगी तो हम उन्हें डरा देंगे। पागल हो गए हो क्या? गरीब लोगों को सताना नहीं चाहिए। तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। अबे यार, तेरा भाषण दोबारा से शुरू हो गया। अगर चलना है तो मुंह बंद कर ले। वो चारों दोस्त चाय वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां दो लड़कियां चाय बना रही होती हैं। तभी राघव उन दोनों से कहता है, अरे जरा सुनो, 4 गर्मा गर्म इलायची और अदरक वाली चाय बनाना। अभी बनाती हूँ साहब, जरा 5 मिनट रुक जाइए। तभी शीतल अपनी बहन सरिता से कहती है, सरिता जल्दी से साहब के लिए चाय बना दे। सरिता उन चारों के लिए चाय बनाने लगती है और चाय बनाकर उन चारों को दे देती है, जिसके बाद वो चारों चाय पी लेते हैं और चुपचाप वहां से उठकर चलने लगते हैं। जिसके बाद शीतल उन सब से कहती है, अरे भाई साहब, आपने पैसे तो दिए ही नहीं और चाय पी ली, हमारे पैसे तो दे दो। शीतल की बात सुनते ही वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पैसे? अरे कौन से पैसों की बात कर रही हो? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर वे चारों फिर से जाने लगते हैं। जिसके बाद सरिता और शीतल उन चारों का रास्ता रोक लेती हैं और उनसे पैसे मांगने लगती हैं। जिसके बाद राघव और रोहन उन दोनों को डराने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें धमकी देगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सरिता के इतना कहते ही वो दोनों बहनें अपना रूप बदल लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती हैं। जिसके बाद वो चारों उन्हें देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो इन्हें डराने के लिए आए थे, लेकिन ये दोनों तो हमें ही डरा रही है। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें डराकर चाय पीकर निकल लेंगे। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम गरीब लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपना पेट काट काट के और दिन रात मेहनत करके हम लोग यहाँ चाय बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं और तुम जैसे लोग हमारी दुकान में मुफ्त की चाय पीकर निकल लेते हो। आज तो मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल बहनें उन चारों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती हैं। कभी उन्हें उठाकर जमीन में पटकती तो कभी उठाकर गेंद की तरह बहुत दूर फेंक देती। अब बताओ, मुफ्त की चाय दोबारा पियोगे क्या? चलो जल्दी से हमारे पैसे निकालो। अरे दीदी, अगर इन्हें पैसे देने होते तो ये लोग पहले ही दे देते। एक काम करो, इन्हें मार दो, यही इनके लिए अच्छा सबक होगा। तभी कबीर दर्द में तड़पते हुए कहता है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम चारों को छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम चारों तुम्हारी चाय के पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये लो अपने चाय के पैसे और हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कबीर सरिता और शीतल को चाय के पैसे पकड़ा देता है। जिसके बाद वह दोबारा से इंसानी रूप में आ जाती हैं। अगर तुमने हमें पहले ही ईमानदारी से पैसे दे दिए होते तो हम तुम्हारा ये हाल ना करते। लेकिन दीदी, अब इन्हें छोड़े तो छोड़े कैसे? ये लोग तो हमारा पूरा राज पूरे गांव में खोल देंगे। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, हमें इन चारों को मारना ही होगा, वरना हमारा राज खुल जाएगा और हम फिर कभी चाय नहीं बेच पाएंगे। हाँ, चलो इन्हें मार देते हैं, बहुत मजा आएगा। दोनों चुड़ैल उन चारों लड़कों को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं कि इतने में वहां बालाजी के भक्त पहुंच जाते हैं, जो चुड़ैल को देखते ही उन दोनों को अपने वश में करने के लिए उनके ऊपर बालाजी का मंत्र पढ़ने लगते हैं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जैसे ही बालाजी के भक्त मंत्र को पढ़ते हैं वो दोनों चुड़ैल उनके वश में हो जाती हैं, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाती। और तभी बालाजी के भक्त उन दोनों चुड़ैलों से पूछते हैं, अरे कौन से तुअर यहाँ क्या कर रही है? इन चारों चोरों ने क्यों परेशान करन लाग रही है तू? ये पूछने वाला तू होता कौन है और मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे तू मने ना जानती, यो संतरी कपड़े देखकर तो तन्ने समझ को ना आई। अरे मैं हूँ बालाजी का भक्त। इब जल्दी ते बता दे कि तू कौन है और यहाँ के कारण लाग रही से। जैसे ही चुड़ैल ये सुनती है वो बहुत अचंभित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये तो बालाजी के भक्त निकले, अगर इनसे झूठ बोला तो ये तो हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। हाँ सही सोच रही से तू, इब जल्दी कर और मन ने सब सच सच बता दे। तभी शीतल और सरिता दोनों अपने बारे में बताने लगती हैं। कुछ समय पहले की बात है, हम यहाँ चाय बेचने का काम किया करते थे। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, हम यहाँ चाय बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन रात के समय 2 गुंडे हमारी चाय की दुकान में घुस गए और हमारे सारे पैसे छीन लिए, जिसके बाद उन दोनों ने हमें जान से मार दिया और हमारा सब कुछ लूट कर यहाँ से चले गए। लेकिन मरने के बाद भी हम दोनों बहनों की आत्मा को शांति नहीं मिली और हम यहाँ चाय बेचने का काम करते रहे। हमने अपना चुड़ैल वाला भेष बदल दिया और यहाँ चाय बेचने का काम दोबारा से शुरू किया, और जो भी पैसे हम कमाते हैं उन पैसों से हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। ए बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ तारे साथ, लेकिन जो तुम दोनों इन चोरों की गेल कर रही हो वो भी ठीक को ना। हमारी बात मानो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों बहनों को चाय बेचने का बहुत शौक है, जिसकी वजह से हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहो, वरना हम दोनों मिलकर तुम लोगों का वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तन्ने बेरा भी है के तू किसने धमकी देने लाग रही है? तुम बालाजी के भक्त हो तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बालाजी के भक्तों के कई बार समझाने के बाद भी दोनों चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद बालाजी का भक्त अपने झोले से बालाजी की भभूति निकालता है और दोनों चुड़ैल के माथे पर लगा देता है, जिसके बाद वह दोनों चुड़ैल बहुत बुरी तरह तड़पने लगती हैं और देखते ही देखते उन दोनों की आत्मा जलने लगती है, जिसके बाद उन दोनों को उनकी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है और वह दोनों चुड़ैल वहां से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद बालाजी के भक्त भी वहां से चले जाते हैं। भूत और चुड़ैल की आम ट्रेन। मिर्जापुर एक्सप्रेस अपने मिर्जापुर प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई थी। वो एक ऐसी नई ट्रेन थी जो कि बाहर से बिल्कुल आम जैसी लग रही थी। आम के मौसम में वो ट्रेन आम की सप्लाई के लिए खास तौर पे बनाई गई थी। साथ ही उसमें आधे डिब्बे पैसेंजर्स के लिए आरक्षित थे। ये अब तक की एक अद्भुत ट्रेन थी। लोग इसमें बैठ जाते हैं और ट्रेन आगे के सफर के लिए निकल जाती है। उसी ट्रेन में मीना और पारस बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी मीना कहती है, पारस जी, बैग में से आम भी निकाल लीजिए ना। आम की ट्रेन में बैठकर आम नहीं खाया तो क्या मजा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बोलकर पारस आम निकाल कर देता है, जिसके बाद दोनों मजे से आम खाने लगते हैं। वैसे पारस, इस आम ट्रेन के सफर में आपके साथ आम खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इतना अच्छा लग रहा है तो लो और मेरे हाथ से भी खाओ, तुम्हें और स्पेशल फील होगा। जैसे ही पारस मोना को आम खिलाता है तभी ट्रेन में आंधी के साथ बवंडर आता है, जिसमें एक चुड़ैल और भूत निकल कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस ट्रेन में आम खाने की? अब हम दोनों तुम्हें मार डालेंगे। चुड़ैल, बाबा भूत, ये यहाँ कैसे? क्यों मारना चाहते हो हमें? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बोला तूने? बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं? जाने का समय तेरा आया है, पर क्यों? तुम दोनों इस आम ट्रेन में आए और तुमने आम खाया। आम खाने वालों से हम दोनों को सख्त नफरत है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम तुम दोनों को। चुड़ैल की ये बातें सुनकर वो गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। वहीं आसपास की ट्रेन में बैठे लोग डर कर सहम जाते हैं। प्लीज हम दोनों को कुछ मत करो, अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमने अभी अपनी जिंदगी जी भी नहीं है। हमें छोड़ दो, अरे हमें छोड़ दो।
देखो, भूत कभी भगवान नहीं बन सकते, इसलिए हम तुम पर रहम भी कभी नहीं खा सकते। ये बोलकर चुड़ैल और भूत मिलकर उन दोनों को जान से मार डालते हैं और चाकू दिखाकर कहते हैं, तुम सब भी सुन लो, अगर तुम सब ने कोई चालाकी की या आम खाया तो तुम भी मारे जाओगे, समझ आई बात? चुड़ैल और भूत की बात सुनकर वहां मौजूद लोग इतने डर जाते हैं कि एक शब्द भी बोल नहीं पाते। आखिर ये चुड़ैल और भूत कौन थे और क्यों आम खाने पर इन्होंने एक निर्दोष नए नवेले जोड़े की जान ले ली? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम के 4 बजे मिर्जापुर एक्सप्रेस फिर रुकती है और चल पड़ती है। इस तरह वो दोनों कई लोगों को मार देते हैं। इतने में वहां कोई आम बेचने वाला आ जाता है। कुछ डरे हुए लोग तो आम नहीं लेते, लेकिन कुछ न्यू पैसेंजर्स उसमें जो आए थे वो कहते हैं, अरे भैया, ये ट्रेन में आम कब से बिकने लग गए? अरे मैडम, जब से ये आम ट्रेन लॉन्च हुई है तब से हमने आम बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ आम दे दो। इस आम ट्रेन में बैठकर आम खाने का लुत्फ उठाना चाहती हूँ। मरेंगे मरेंगे ये सब लोग, और ये आम बेचने वाला भी मरेगा। वो चुड़ैल और भूत किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो राजेश, हम इन्हें आम लेने से रोक देते हैं ना? अगर हम बीच में आए तो चुड़ैल और भूत हमें भी मार डालेंगे। राजेश इतना कहता है कि फिर से चुड़ैल और भूत का बवंडर आता है, जिसके बाद वो दोनों अपने जादू से सारे आमों को जलाकर राख कर देते हैं। ये देखकर राधिका कहती है, कौन है, किसने की ये बदतमीजी? कौन मुझे आम खाने से रोक रहा है? भूत, चुड़ैल, बचा बचा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है ना, इस ट्रेन में आम लाना मना है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत ये बोलते ही उस आम बेचने वाले लड़के को बेरहमी से मार डालता है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भला आम खाने से इतनी भी क्या दिक्कत हो सकती है कि तुम दोनों किसी की भी जान ले लो? क्यों सोचने वाली बात है ना। आम खाने से इतनी क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। हमने भी कोई ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं किया था आम खाकर, लेकिन उसकी वजह से हमारी जान चली गई। भला ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं और शेखर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए रात के 2 बजे हम भाग गए। गांव का मुखिया भी मशाल लेकर पीछे पीछे आ गया था। तभी हम नए वाले स्टेशन चले गए, जहां आम की ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी। साक्षी, चलो वो आ रही आम ट्रेन। आम की ट्रेन हाल ही में बनी थी। किसी दूसरे गांव से आम की बहुत सारी पेटियां केरला और दूर दूर के शहर जा रही थी। शुरू के डिब्बे लोगों के लिए और लास्ट के डिब्बे आम की पेटियों से भरे हुए थे। दोनों पर टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना टिकट के ही डिब्बे में चढ़ गए और बोले, सुनिए, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी, हमें सीट देकर। और अगर कोई भी हमारे बारे में पूछे तो आप प्लीज बताना मत, क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। 2 टके की चोर जैसे लोग कुछ काम बिगाड़ कर ही तो आए होंगे, तभी तो लोग तुम्हारे पीछे पड़े और तुम पर पैसे भी नहीं है। हम तो तुम्हें सीट नहीं देंगे। हाँ, हम नहीं देंगे। बाद में टीटी आया तो वो तो हमसे अपने पैसे वसूल लेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, थोड़ा तो इंसानियत के नाते हमारी मदद कीजिए। दोनों उस ट्रेन में जाकर सभी लोगों से विनती करते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे डिब्बों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। हार मानकर वो दोनों आम की पेटियों वाले कोच में आकर छिप जाते हैं। शेखर, हम ट्रेन में आ तो गए, पर क्या ये सही है? कहीं किसी ने हमें देख लिया तो इसकी सजा भी मिल सकती है। अरे जो होगा देखा जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन केरला रुक जाती है। इतने दिनों से भूखे होने के कारण वो दोनों आम की पेटियों को खोलकर उसमें से आम खा लेते हैं, जिसके बाद 3 पेटी का आम यूं ही खत्म हो जाता है। जब अधिकारी लोग आम की पेटियों को ट्रेन से बाहर निकालते हैं तो ये दोनों छिपे हुए मिलते हैं और कहते हैं, ये क्या तुमने लोगों के इतने सारे आम खा लिए? जानते भी हो क्या कीमत है इन आमों की? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बुरी स्थिति में थे, भूख लगी थी तो आम खा लिए। 2 दिन तक हम कर भी क्या सकते थे। जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके आम की पेटियों के पैसे लौटा देंगे।
तुम गरीब लोगों की फितरत हम अच्छे से जानते हैं, आम के लालच में आए होगे जरूर। ये बोलकर वो अधिकारी उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने के लिए हाथ पकड़कर खींचते हैं कि तभी दोनों अपना बचाव करने के लिए उनसे थोड़ा हाथापाई करते हैं कि इतने में उन दोनों का सिर ट्रेन के डिब्बे से टकरा जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। किसी ने हमें नहीं समझा, इसलिए हम भी आम खाने वाले इंसान को मारेंगे। देखो, एक आम खाने के चक्कर में तुम मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती। हाँ, माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूरों को मारो। तुम जानते हो तुम्हें मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम दोनों की अकाल मौत हुई है। शायद तुम सही कह रही हो। हमने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। हमने बहुत गलत किया है। हाँ, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया और हम आप सभी से माफी मांगते हैं। अब हमें जाना होगा। ये बोलकर वो दोनों हमेशा के लिए चले जाते हैं। रेल पटरी, चुड़ैल और भूतिया हाथी। रात के 12 बजे एक बड़ा सा भूतिया हाथी अपनी पीठ पर डरावनी चुड़ैल को बिठाए एक रेल पटरी पर चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती है। तभी ट्रेन के पहले डिब्बे में बैठा लोको पायलट सामने से आता बड़े हाथी को देखकर हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, इतना बड़ा हाथी ट्रेन के सामने आ रहा है। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो गजब हो जाएगा, काफी बड़ा हादसा होगा जिसमें लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते ही ट्रेन चलाने वाला सीटी बजाता है, सामने से हटने के लिए भी चिल्लाता है, बतौर लाल झंडी भी दिखाता है, मगर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूतिया हाथी उसकी ओर आता है तो दूसरी तरफ से ट्रेन आती है और देखते ही देखते ट्रेन उस भूतिया चुड़ैल और हाथी में से आर पार हो जाती है। इस नज़ारे को महसूस करके ट्रेन का पायलट बेहद डर जाता है। ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? इस ट्रेन और चुड़ैल के बीच में से ट्रेन कैसे गुजर गई? जहां पायलट सोच में डूबा था, वहीं चुड़ैल हंसकर अपनी उंगली को घुमाकर उस ट्रेन को एक पुल के अंदर जादू से गिरा देती है, जिसके बाद उस ट्रेन के लोग मर जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं। मार डालूंगी जो भी इस रेल की पटरी पर आएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्यों मेरे प्यारे हाथी, तुम्हें अच्छा लगा ना? आखिर इस चुड़ैल और भूतिया हाथी की कहानी क्या थी और क्यों ये लोगों को मारना चाहते थे? साथ ही इस रेल की पटरी से क्या राज जुड़ा था, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही शाम के वक्त एक आदमी अपनी कार से रेलवे फाटक को क्रॉस करता ही है कि चुड़ैल उसे कार समेत हवा में उठा देती है, जिस वजह से कार में बैठा शख्स डरने लगता है। तभी चुड़ैल उस कार को अचानक से रेलवे ट्रैक के बीचों बीच छोड़ देती है। उसी वक्त एक तेज रफ्तार से ट्रेन आती है और उस कार को उड़ा देती है, जिसके बाद वो आदमी भी मर जाता है। देखा मेरे प्यारे हाथी, किस तरह मैंने इसे भी मार डाला। कहा था ना मैंने, जो भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल की बात सुनते ही हाथी की आंखें और लाल हो जाती हैं। हाथी के मन की बात समझकर वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे हाथी, हम दोनों इन सबको मार कर अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेन अलग अलग पटरी से एक दूसरे के सामने से आ रही थी कि चुड़ैल और भूतिया हाथी अपनी आंखों के जादू से ट्रेन की पटरी को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसके बाद दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में काफी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन ट्रेन के हादसे की खबर हर अखबार में छप जाती है। लोग भी इस हादसे के बारे में सोचने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल और भूतिया हाथी को बहुत मजा आता है और वो खुश हो जाते हैं। इस तरह उस रेलवे ट्रैक पर आने वाले हर इंसान को दोनों मिलकर मार दिया करते थे। कभी तो हाथी अपने पैरों से लोगों को कुचल देता था। वहीं शाम 7 बजे एक औरत सब्जी का थैला लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर ही रही थी कि चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, आजा तुझे भी जिंदगी के बोझ से आजाद कर दूं। तो बेचारी कब तक ऐसे सब्जियां लाकर खाना बनाए करेगी? तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इंसानी लोगों से मुझे बहुत नफरत है। जो भी इस रेल की पटरी पर आता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें आखिर मार ही डाला ना, अब तू भी मर। देखो, मैं जानती हूँ तुम एक नेक दिल चुड़ैल हो, जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम इस चीज की सजा मासूम लोगों को दे रही हो। मुझे अपना समझकर अपने दर्द को मुझसे बांटने की कोशिश तो करो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तू क्या मेरी मदद करेगी जब तू अपनी ही मदद नहीं कर सकती? फिर भी तेरी बात सुनकर मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है,
मैं अपने प्यारे हाथी के साथ यहाँ इसी जगह, इसी जंगल में रहा करती थी। मैं एक महावत थी जो अपने प्यारे हाथी पर सबको सवारी करवाया करती थी। आओ आओ सब आओ, प्यारे हाथी की सवारी करो केवल 5-5 रुपए में। अरे ओ महावत, जरा 1-2 चक्कर मेरे बेटे को भी लगवा दो, वो हाथी पर बैठने के लिए जिद कर रहा है। ठीक है, आप बिठा दीजिए। अरे ओ मेरे प्यारे हाथी, जरा इस बच्चे को अपनी सैर तो करा। शीतल के ये बोलते ही उसका हाथी उस बच्चे को सैर करवाता है, जिसके बाद वो बच्चा खुश हो जाता है। बदले में शीतल उस बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेती। शीतल एक नेक दिल औरत थी, लेकिन गांव वालों को शीतल के साथ गांव में हाथी रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो जंगल में अपने हाथी के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहां अमीर सरकारी अधिकारी आकर नई रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं, जिसके बाद वो उस जंगल को हटाने के लिए वहां के पेड़ पौधों को बुलडोजर से कटवाने लगते हैं। ये देखकर शीतल सोच में पड़ जाती है और वहां रहने के लिए उन अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। साहब साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपने हाथी के साथ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? हमें तो गांव से भी बेघर कर दिया, कम से कम आप तो हमें मत कीजिए। प्लीज ये कटाई रोक दीजिए, हमें जंगल में रहने दीजिए, यहाँ कोई रेल पटरी की लाइन मत बिछाइए। तुम होती कौन हो हमें ऑर्डर देने वाली? हाँ, हम यहाँ रेल पटरी बनाकर ही रहेंगे, अपना रहने का बसेरा कहीं और ढूंढो, ले जाओ अपने हाथी को यहाँ से। साहब प्लीज मान जाइए। शीतल फिर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अधिकारी उसे धक्का देकर भगा देता है, जिसके बाद वो हाथी उस अधिकारी पर हावी हो जाता है। ये देखकर वो अधिकारी उस औरत और हाथी को छुपकर जहर खिलवाकर मार देता है और उसी जमीन के नीचे एक गड्ढे में उसे दफना देता है, जिसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो रेल पटरी बना लेते हैं। तब से हम दोनों की आत्मा भटकने लग गई और लोगों की जान लेने लग गई, क्योंकि हमें बदला चाहिए था। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा पाती। मुझे पता था तुम हमें इंसाफ नहीं दिलवा सकती, इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल उसे मारने ही जा रही थी कि तांत्रिक और गांव के लोग हाथ में मशाल लिए उस चुड़ैल और भूतिया हाथी की तरफ बढ़ते हैं और तांत्रिक अपने मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल को बंधक बना लेता है और गांव के लोग उस औरत को बचा लेते हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, बस चुड़ैल और भूतिया हाथी, तुम दोनों अब और लोगों की जान नहीं ले सकते, अब तुम्हारी जाने की बारी है। ओम हीम क्लीम चामुंडाय भट्ट बंधक, ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा तांत्रिक। तांत्रिक के इतना मंत्र पढ़ते ही वो उस पर अभिमंत्रित भस्म डाल देता है। साथ ही गांव के लोग मशाल से उसे जला देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं और इस दुनिया से मुक्ति पा लेते हैं। करोड़पति चुड़ैल। धनीलाल जी, मैं बड़े ही उम्मीद से यहाँ आई हूँ। मेरे भूखे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। इस वक्त मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास नोटों के पेड़ लगे हैं क्या? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। आ जाते हैं भूखे नंगे की तरह मेरे पास, चल दफा हो जाए यहाँ से। गरीबी से जूझ रही मीठी को धनीलाल खूब खरी खोटी सुनाकर खदेड़ देता है और उसे ये मालूम न था कि दूर खड़ी चुड़ैल ये सब देख रही है। जब मीठी वहां से जाने लगती है तब खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अब इतनी रात को और किसका दरवाजा खटखटाऊं? कितनी बेबस और लाचार हूँ मैं, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। गरीबी से हारी हुई मीठी मौत को गले लगाने के लिए अपने घर न जाकर एक अंधेरी पटरी पर खड़ी हो जाती है। तभी वही चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसे उठाकर टांग ले जाती है और मीठी कहती है, हे भगवान, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अब क्या करूं, कैसे बचूं इससे? छोड़ दे चुड़ैल मुझे। अभी तो तू अपनी जान देने वाली थी, फिर मरकर एक भूखी चुड़ैल का पेट भर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तालाब की मछलियों की तरह चटपटाना बंद कर और चल मेरे साथ। चुड़ैल मीठी को लिए उड़ते हुए एक खूबसूरत से बंगले के अंदर आकर उसे उतार देती है और एक बड़ा सा चमचमाता संदूक जिसमें अनेकों हीरे जवाहरात से गड़े हुए गहने और रुपए पैसे थे उसके सामने खोलकर कहती है, ये लो, तुम्हें जितने रुपए पैसों की जरूरत है इसमें से निकाल लो। देख क्या रही हो? इतना सारा धन तेरे पास आया कहाँ से चुड़ैल? कहीं तू करोड़पति लोगों के घरों में डाका तो नहीं डालती? करोड़पति कोई इंसान हो सकता है, चुड़ैल क्यों नहीं हो सकती करोड़पति? करोड़पति चुड़ैल अपनी तिजोरी में हाथ डालकर उसे कुछ रुपए और जेवर देती है और कहती है, जाओ मीठी और जाकर इनसे और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा कर लो। चुड़ैल तो इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती है, पर तुम अपना धन दौलत मुझे देकर मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए मदद कर रही हो। तुम एक बहुत नेक चुड़ैल हो। चुड़ैल से मिले धन को लेकर मीठी अपनी जरूरतों को पूरा करती है।
ऐसे ही हर रोज करोड़पति चुड़ैल बंगले में डेरा जमा कर रहती थी। तब यह गरीब ठेले वाला उसके बंगले के बाहर की सड़क से गुजरते हुए कहता है, पता नहीं भगवान ने हम गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों बनाया। इस महल जैसे घर में रहने वाला कितना सुख भोगता होगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, चंदन, चंदन, मेरा नाम कौन पुकार रहा है? पीछे देखो चंदन, ये मैं हूँ। हे भगवान, तुम तो चुड़ैल हो। भाग चंदन, वरना ये चुड़ैल तेरा नाम सत्य कर देगी। रुको चंदन, और बताओ कि तुम्हें किस सुख सुविधा की कमी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे कमी हो तो बताओ। ना मेरे पास रहने के लिए एक टिकाऊ घर है, न खाने के लिए अच्छा खाना। पूरा दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर रात को रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। फिर जिस रोज मेहनत नहीं कर पाया उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चुड़ैल उसको अपने बंगले के अंदर ले जाती है और अपनी खजाने भरी तिजोरी को खोलकर कहती है, चंदन, तुम्हें इनमें से जितने भी रुपए, पैसे और गहनों की जरूरत है, बेझिझक उठा लो। ये सब कुछ किसका है और बंगले का मालिक कौन है? इस बंगले की मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है। एक चुड़ैल के पास इतनी शानो शौकत। अब ज्यादा सोच विचार मत करो और तुम्हें जितनी धन की जरूरत है उठा लो। चंदन चुड़ैल से मिले धन को लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी लाजवंती कहती है, आ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? लाजवंती, आज से हमारे दिन पलटने वाले हैं। अब हमारे घर की नींव भी मजबूत होगी और हम इस टूटे फूटे घर में एक दिन काटने की जरूरत नहीं। अब हम भी एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। पर इतना कुछ पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का जुगाड़ तो हो चुका, ये देखो। अरे अचानक इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये पैसे मुझे करोड़पति चुड़ैल ने दिए हैं। कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? चुड़ैल भला किसी का घर क्यों संवारेगी? वो तो लोगों का घर उजाड़ना जानती है, लोगों का खून बहाना जानती है। पर वो चुड़ैल एक नेक और अच्छी चुड़ैल है, यकीन करो लाजवंती। पर अगर इन पैसों के पीछे भी उसका कोई छलावा हुआ तो? चंदन पूरी वारदात बताकर लाजवंती को समझाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के दिए धन से अपनी खुशियां खरीदती है और उनकी जिंदगी काफी अच्छे से कटने लगती है। पर वक्त के साथ उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और लाजवंती कहती है, सुनो जी, नया घर बनाने में सारे पैसे लग गए। आप उस करोड़पति चुड़ैल से कुछ पैसे की मदद और मांग लो। हाँ, वैसे भी तो चुड़ैल अब पैसे का करेगी क्या? मैं उसके पास जा रहा हूँ लाजवंती। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और चुड़ैल के बंगले में फिर से कदम रखते हैं, जहाँ चुड़ैल कहती है, चंदन, तुम फिर से यहाँ? चुड़ैल जी, मुझे आपके धन कुबेर, मेरा मतलब मदद की जरूरत है। कुछ रुपए और दे दो हमें और मेरी मदद कर दो चुड़ैल। ठीक है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। चंदन हाथ बढ़ाकर ढेर सारे गहने और पैसे निकालकर जाने लगता है। तभी लाजवंती चुड़ैल से कहती है, तुम कैसी चुड़ैल हो जो लोगों को मारने की बजाय उनकी गरीबी दूर करके उनकी मदद कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है? गरीब और जरूरतमंद की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी ये अमीरी मेरे किसी काम की नहीं। पर तुम ऐसे चुड़ैल बनकर इस बंगले में क्यों भटक रही हो? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रीमा अपने पति मनोहर और बेटे राजू के साथ भीमपुर गांव में रहती थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति काफी दयनीय थी, पर रीमा के हौसले काफी बुलंद थे। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, क्या जीवन भर हम गरीबी में ही जीते रहेंगे? अपने बेटे की अच्छी शिक्षा और जीवन देने के लिए हमें कुछ तो सोचना होगा। हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम अपने घर को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेकर कोई कारोबार शुरू कर दें? भाग्यवान, हम पहले ही इतने गरीब हैं। हम ये जुआ नहीं खेल सकते। व्यापार में मुनाफा और घाटा होना आम बात है, पर हमें अच्छे जीवन के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दोनों अपने घर को गिरवी रखते हैं, बैंक से ऋण लेकर थोक कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो करोड़पति हो जाते हैं। उनके पास बंगला, गाड़ी, रुतबा, ऐशो आराम सब आ जाता है। ये खबर गांव में रहने वाले संपत सेठ को पता चलती है। वो कहता है, इस गांव में मुझसे अमीर की गिनती में इन्होंने खुद को शुमार करके अच्छा नहीं किया। जाओ भीमा और गोपाल,
इस करोड़पति रीमा को उसके परिवार समेत पार घाट लगा दो। ठीक है हुजूर, आपका हुक्म से राखों पार। रीमा अपने परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर घूमने जा रही थी, पर किसे पता था कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, जिस कारण तीनों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और रीमा अपने तड़पते पति और बेटे को मरता देखकर चुड़ैल बन जाती है और वो उन गुंडों की बातें करते सुनकर कहती है, जिसने मेरी खुशियां उजाड़ी मैं उन्हें मार दूंगी। मेरा करोड़पति बनना ही मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण बन गया, पर मुझे खुशी है कि मेरा करोड़पति होना गरीबों के काम आ रहा है। जो दया जिंदा इंसान गरीबों पर नहीं कर पाते, वो तुम मरने के बाद भी कर रही हो। ईश्वर इसका फल तुम्हें जरूर देंगे। इस तरह करोड़पति चुड़ैल मरकर भी लोगों की मदद किया करती थी। 4 चुड़ैलों की मौत। सभी गांव वाले कंपकपाते पैरों से इधर उधर भाग रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था। आसमान में उड़ती हुई 4 चुड़ैल गांव में प्रवेश करते ही गांव वाले अपने अपने घरों में भागकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये देख चुड़ैलों की टोली जोर शोर से हंसते हुए कहती है, अरे शिमोना, ये गांव वाले तो हमारे आते ही चूहे की भांति बिल में दुबक गए। अच्छा है, इससे ये साफ है कि हम चारों चुड़ैलों की दहशत पूरे गांव में फैल चुकी है। अरे पर भूख के मारे मेरे अंदर सैलाब उमड़ रहा है। अरे कभी तो इस भूख को शांत कर लिया कर। जाओ गांव वालों, जी लो आज रात की जिंदगी, हम कल फिर लौटेंगे। ये बोलकर चारों चुड़ैल एक साथ उड़ती हुई एक सुनसान से जंगल में खड़े पेड़ों पर लटक जाती हैं। तभी फ्लोरा चुड़ैल कहती है, एक चुड़ैल की जिंदगी भी कितनी बेरंग है, पर इसका भी अपना ही मजा है। भूख लगी है, लगता है आज की रात तो घास फूस खाकर ही बितानी होगी। चारों चुड़ैल रात के सन्नाटे में बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है और वो कहती हैं, देखो वो आ गया। हाँ, वो आ गया। आने से उसके आए बाहर। पैरों से चल के आया शिकार, भूख मिटेगी, अब हम दोस्त हैं 4। चारों चुड़ैल खुशी से गुनगुनाते हुए बोल रही होती हैं। तभी जंगल के बीचों बीच लड़की को देखकर चारों चालाक चुड़ैल पेड़ों की डालियों से नीचे उतरकर उसे घेर कर कहती हैं, हमसे मिलो, मैं हूँ फ्लोरा, ये नोरा, ये मोना, ये शिमोना और चुड़ैल प्रजाति। चुड़ैल, हे भगवान, ये एक साथ 4 चुड़ैलों का जमावड़ा मेरे पीछे कैसे पड़ गया। तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम चारों चुड़ैल तुम्हें मारकर तुम्हारा छोटे छोटे टुकड़े करके आपस में बांट लेंगे और तुम्हारा लजीज मांस खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। मरने से पहले नाम तो बता दो अपना। रिपना। इसकी चमड़ी तो लजीज करारी प्रतीत हो रही है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। मरना तो तुझे पड़ेगा, तभी तो हम तेरी हड्डियां चबाएंगे और लजीज मांस खाएंगे। ये कहकर चारों चुड़ैलों की टोली उस पर एक साथ वार करके उसे खा जाती है। ऐसे ही हर रोज वो चारों चुड़ैल रात के अंधेरे में कभी राहगीरों को मारकर खाती, तो कभी गांव में आकर छलावा करके लोगों को घर से बाहर बुलाकर उनका बेरहमी से शिकार करती। एक दिन उनके कानों में यह खबर पड़ती है कि गिल्लू और बबलू गांव में लौट आए हैं। यह खबर सुनकर वो कहती हैं, तो आखिर वो दोनों लौट ही आए। चलो, बदले का नरसिम्हा फूकने का समय आ गया है। मौत की काली रात आई है। गिल्लू और बबलू को फिर से गांव में लाई है। चारों भयानक चुड़ैलों की टोली हवा में नाचते झूमते गांव में कदम रखते हैं और तभी तूफानी बवंडर के साथ धरती जोर शोर से कंपन करने लगती है। और तभी वो चारों चुड़ैल आकर उन दोनों को चारों तरफ से घेर कर कहती हैं, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम दोनों पापियों। अरे ये गाना कुछ जमा नहीं। ए मोना, तू अपने सुर में गा तो जरा। आज बचना है मुश्किल तेरा, तेरे सर पर चुड़ैलों का बसेरा, पहचाना हमें? अरे तुम चारों चुड़ैल कैसे बन गई? हे भगवान! अरे उनसे क्या पूछ रहा है, तुझे याद नहीं आया? अब ये हमें भी अपनी बिरादरी में बदल डालेंगी। चलो दोस्तों, सबसे पहले इस गिल्ली डंडे का खेल समाप्त करते हैं। मरने को तैयार हो जा, तेरा खून बहाकर हमें चैन आएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। आज हम चारों चुड़ैल तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी पुश्ते याद रखेंगी। अरे बबलू खड़े खड़े क्यों देख रहा है? बचा मुझे, मेरी मदद कर। अरे
तुझे बचाऊं या खुद को? नोरा फ्लोरा, तुम दोनों इस गिल्लू को पार घाट लगाओ, इस बबलू झपलू को मैं और शिमोना देख लेंगे। ये कहकर चारों चुड़ैल तेज चीख के साथ पूरे गांव में कोलाहल मचाकर हंसते हुए उन दोनों आदमियों को वहीं मार गिराती हैं और लाल आंखें किए गुस्से में दहाड़ती हुई उनके शरीर के अंगों को चीर फाड़ कर गांव में इधर उधर फेंक देती हैं और कहती हैं, अब जाकर हम चारों चुड़ैलों का बदला पूरा हुआ। पर फिर भी मेरा इस गांव से जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे इन गांव वालों की खून की तलब लग गई है। हाँ, अब हम यहीं रहकर इन गांव वालों को मार कर खाएंगे। उन चारों खूंखार चुड़ैलों की ये बात सुनकर गांव में रहने वाली शीला कहती है, हे ऊपर वाले, कोई तो दिव्य शक्ति भेज जो इन चुड़ैलों का अंत कर सके। शीला हाथ जोड़कर ये कह रही होती है कि तभी दो शक्तिशाली तांत्रिक कंधे पर पोटली और हाथों में त्रिशूल लिए गांव में कदम रखते हैं। दोनों तांत्रिकों के कदम रखते ही चारों चुड़ैल थर्राने लगती हैं। तभी तांत्रिक उनके समीप आकर कहते हैं, बस तुम चारों चुड़ैलों का कहर यहीं समाप्त हुआ। अब तुम्हें इस गांव से जाना होगा। ओ तांत्रिक, ये हमारा गांव है। इस गांव के हर इंसानों के प्राणों पर हमारा कब्जा है। लगता है तुम चारों चुड़ैलों एक समान मूर्ख खोपड़ी से बनी हो। तुम आसानी से नहीं मानोगी। ये कहकर दोनों तांत्रिक उन चारों चुड़ैलों को पवित्र कलावे की गोल चक्र में घेर कर कहते हैं, बताओ तुम चारों चुड़ैल इस गांव में आई कैसे? शिमोना, मोना, फ्लोरा और नोरा चार सहेलियां थीं जो शहर में रहती थीं। पर एक दिन उन चारों ने रायगढ़ गांव घूमने का प्लान बनाया और वो बस का सफर तय करके उस गांव में आ गई। वहां पहुंचकर वो चारों एक दूसरे से कहती हैं, दोस्तों, हम चारों यहाँ घूमने तो आ गए, पर हमने तो ये सोचा ही नहीं कि यहाँ आसपास कोई होटल है भी या नहीं। अरे अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमारी मदद करेंगे। बस हमें अपनी इस हूर की परी फ्लोरा को लोगों की नजरों से बचा के रखना होगा। ये ज्यादा ही सुंदर है ना, किसी की नीयत ना फिसल जाए। तुम तीनों भी ना। वो चारों ये कह रही थीं कि अचानक दो अनजान लड़के उनके पास आ खड़े होते हैं। उनका नाम गिल्लू और बबलू होता है। तभी बबलू कहता है, अरे मैडम, आप लोग गांव घूमने आई हैं क्या? हाँ, हमें एक होटल की तलाश है। गांव में होटल तो नहीं है, पर हाँ यहाँ पास ही में किराए के घर हैं जो सैलानियों के लिए हैं। वो दोनों उन चारों सहेलियों को बहला फुसलाकर दरअसल अपने ही घर लेकर जाते हैं और उन्हें शरबत में नशे की दवा मिलाकर पिला देते हैं, जिसके बाद चारों बेहोश हो जाती हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो खुद को रस्सियों में बंधा हुआ पाती हैं। ये देखकर वो चारों बौखलाए हुए कहती हैं, तुम धोखेबाज हो, क्या पिलाया तुमने हमें? नशे की दवा। ये सारा कसूर तुम सबके छोटे कपड़ों और सुंदर रूप का है। अब हम दोनों तुम चारों को एक एक करके मसलेंगे। इस तरह वो दोनों उन चारों को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारकर वहां से भाग निकलते हैं और मरने के बाद वो चारों चुड़ैल बन जाती हैं। और इस तरह हम चारों चुड़ैल बन गई। तुम चारों के साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिर विवश होकर हमें तुम चारों चुड़ैलों का खात्मा करना होगा। इस तरह दोनों तांत्रिक अपनी सिद्धियों से उन चारों चुड़ैलों पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। गुस्से में बौखलाई चुड़ैलें भी एकजुट होकर उन पर पलटवार करती हैं। इसके बाद पहला तांत्रिक दो चुड़ैलों को अभिमंत्रित कलावे से बनी शक्तिशाली फांसी पर लटका देता है और दूसरा तांत्रिक अपने अभिमंत्रित दैवीय भभूत से बची हुई दो चुड़ैलों को जलाकर वहीं भस्म कर देता है। इस तरह उन चारों चुड़ैलों की तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है।